नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। तृतीय वर्ष कला और तृतीय वर्ष पास कोर्स। और बच्चों, हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास की। और आधुनिक भारत में दक्षिण भारत की एक शक्ति की जिसने अंग्रेजों के साथ में मुकाबला किया, आंग्ल मैसूर संघर्ष। आंग्ल मैसूर संघर्ष 4 में हुआ और हमने 2 भागों में अध्ययन कर लिया। 1782 में हैदर अली की डेथ हो जाती है और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही टीपू सुल्तान को राज्याभिषेक हो जाता है और टीपू सुल्तान युद्ध को जारी रखता है। 1749 में टीपू सुल्तान का जन्म हुआ। शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण था, मेधावी था, इंटेलिजेंट था और इसलिए उसने वे संघर्ष जारी रखा। जिस समय ये दोनों युद्ध चल रहे थे, हैदर अली की मृत्यु के पश्चात टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठते में उसने निज़ाम और मराठे दोनों ने कुछ भाग मैसूर के हथिया लिए थे। और मैसूर के भाग को हथियाने का सिर्फ एक कारण था कि वे जानते थे कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में बिजी है और उन्हें इस अवसर का राजनीति में इस अवसर का फायदा उठाना उचित लगा। टीपू सुल्तान ने विस्तारवादी नीति अपनाई और विरोधियों का अपना दमन किया। और ठीक इसी समय में उन्होंने मंगलोर की संधि कर ली। 1785 में टीपू सुल्तान ने नारकुंड किंटूर पर अधिकार कर लिया। ये सब मराठों के अधीन थे। मराठे नेता नाना फडणवीस थे, वो अंग्रेजों के पास गए और उन्होंने अंग्रेजों से मदद मांगी। फडणवीस ने निजाम की सहायता से बादामी राजेंद्रगढ़ के दुर्गों पर अधिकार कर लिया। टीपू इस बात को लेकर बड़ा चिंतित हुआ। ठीक इसी समय में अंग्रेजों ने भी 1787 ईस्वी में टीपू ने मराठों से संधि की। जब अंग्रेज मराठों से संधि करने को उतारू थे, दोनों ने एक दूसरे के पक्ष को जीते हुए को लौटाना और एक दूसरे का साथ देने की कोशिश की और ये भी वादा किया कि भविष्य में मराठे और टीपू सुल्तान एक दूसरे की सहायता करेंगे। यद्यपि 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि के अनुसार टीपू और अंग्रेजों में एक समझौता हुआ था कि दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए और कोई बाहरी शक्ति एक दूसरे पर आक्रमण करती है तो या एक बाहरी शक्ति से संपर्क करते हैं तो एक दूसरे को सूचित करेंगे। 1719 इसी शर्त को तोड़ने के कारण 1790 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ। अब जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ तो हम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के कारणों की बात सामने लाते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का सीधा से बात करें, टीपू सुल्तान जब हैदर अली की सेनाओं में सेनापति था तब से ही अंग्रेजों के प्रति उसकी घृणा थी। हैदर अली का जब उत्थान हुआ, मैसूर की शक्ति परिवर्तन हुई, टीपू ने साम्राज्यवादी नीति अपनाई तो अंग्रेज उससे घृणा करते थे। यानी एक दूसरे के मस्तिष्क में घृणा का वातावरण ऑलरेडी तैयार था। टीपू द्वारा विदेशी साहित्य जो है शक्तियाँ थी उनसे भी सहायता ली जा रही थी। 1286 ईस्वी में गुलाम अली खां के नेतृत्व में उसने एक जो है प्रतिनिधिमंडल कुस्तुतुरिया में तुर्की के सुल्तान के पास भेजा। 1287 में टीपू ने एक प्रतिनिधिमंडल फ्रांस भेजा और अन्य यूरोपियन राष्ट्रों से भेजा जो कि अंग्रेज से प्रतिस्पर्धा करते थे। ऐसे में अंग्रेजों ने इसको टीपू की इस कार्रवाई को अपने स्वयं के विरुद्ध एक जो है युद्ध की तैयारी मान लिया था। कॉर्नवालिस खुद महत्वाकांक्षी थे। मैंने आपको कॉर्नवालिस के सुधारों में भी बताया है कि वह अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम गवर्नर जनरल वहाँ थे और वो भारत आए थे। वह भी कुछ ना इस प्रकार का काम करना चाहते थे, साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे और अब उसको अवसर मिल गया था कि दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण शक्ति जैसे लॉर्ड क्लाइव ने, विक्टर मुनरो ने और इन्होंने सब ने पराजित किया, ठीक इसी प्रकार वो भी ये पराजित करना चाहते थे कि टीपू सुल्तान को पराजित कर इतिहास में नाम लिखा जाए। टीपू ने गुंटूर पर आक्रमण किया। 7 जुलाई 1789 को
कॉर्नवालिस ने निज़ाम को सूचित करते हुए कहा कि वे इस शर्त पे सहायता देने के लिए तैयार है निज़ाम को कि निज़ाम जब अंग्रेज़ों पर अंग्रेज टीपू पर आक्रमण करेंगे तो निज़ाम उसका साथ देंगे। इससे पहले टीपू ने हैदराबाद और गुंटूर पर अपना अधिकार कर लिया था। हैदराबाद के निज़ाम ने कॉर्नवालिस से टीपू के विरुद्ध सैनिक सहायता मांगी। अंग्रेजों ने शर्त रख दी। अतः अप्रत्यक्ष रूप से कॉर्नवालिस टीपू के विरुद्ध निज़ाम को सैनिक सहायता देने के लिए तैयार हो गया। कॉर्नवालिस के इस कार्य से टीपू बड़ा नाराज हुआ कि उनकी तो दोनों के समझौते हो रखे थे और दोनों के समझौते होने के कारण ये निश्चित किया गया था कि भाई अंग्रेज उसका आक्रमण नहीं करेंगे। टीपू सुल्तान द्वारा ट्रावणकोर पर आक्रमण किया गया। ट्रावणकोर का राजा अंग्रेजों का मित्र था। ऐसे में सामरिक दृष्टि से ट्रावणकोर का महत्व, क्योंकि ट्रावणकोर पर अधिकार करके टीपू समुद्र तट तक पहुंच सकता था और फ्रांसीसियों की जो सैनिक सहायता आ रही थी उनसे वह मदद प्राप्त कर सकता था। तो ये एक तरीके से मुख्य जो मैंने आपको कारण बताए ये थे। 1789 में टीपू ने ट्रावणकोर पर आक्रमण किया और एक तरीके से युद्ध का ललकार शुरू कर दिया था। इस पूरे युद्ध को देखा जाए द्वितीय आंग्ल युद्ध को तो मैं इसमें 3 चरणों में बांटता हूँ। पहला चरण जनरल मिंडो जो टीपू सेना लेके आक्रमण तो करा लेकिन टीपू की भौगोलिक स्थिति को और मैसूर की भौगोलिक स्थिति को नहीं पहचान पाया और अंततः उसे लौटना पड़ा। दूसरा चरण दिसंबर 1790 में शुरू हुआ जिसका नेतृत्व स्वयं लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। तीसरा चरण मार्च 1799 तक उसने वेल्लोर और अंबूर पर अधिकार कर लिया था और श्रीरंगपट्टनम के करीब ही पहुंच गया था, लेकिन वर्षा ऋतु आ गई तो उसने रोक लिया था। वर्षा ऋतु को समाप्त होते थे 1791 में टीपू ने स्वयं ने कोयम्बटूर पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। तीसरे चरण की जब बात आई तो कॉर्नवालिस ने अपने सारे सेनापतियों को, चाहे मिंडो, स्टूट, मैक्सवेल और आदि सारे अंग्रेज अधिकारियों की सेनाएं बुला ली गई और टीपू के विरुद्ध जबरदस्त तरीके से सैनिक आक्रमण कर दिया गया। अब आता है इसमें कि जब टीपू ने ये सारी स्थितियां देखी कि उसको कोयम्बटूर पर अधिकार हो गया है और वह अंग्रेज की सारी सेनाएं यहाँ बुला ली गई है मद्रास से, बेंगलोर से, तो और टीपू के अनेक दुर्गों पर अधिकार हो लिया, तो फरवरी 1792 में कॉर्नवालिस बिल्कुल श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गया था। विवश होकर टीपू को, जो कि उसकी आर्थिक और सैनिक स्थिति कमजोर हो गई, टीपू को संधि करनी पड़ी। फलस्वरूप मार्च 1792 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। 23 मार्च 1792 को टीपू तथा अंग्रेजों के बीच में जो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, इसमें ये हुआ टीपू को अपना आधा राज्य देना पड़ा और अपने पुत्रों को बंधक बनाना पड़ा। अंग्रेजों को माराबार, डिंडीगल और 12 मैल आदि के प्रदेश प्राप्त हो गए। निजाम को कृष्णा नदी के आसपास का प्रदेश प्राप्त हो गया और मराठों को कृष्णा तथा तुंगभद्री का प्रदेश पर गया। टीपू ने युद्ध के हर्जाने के रूप में 30 लाख पाउंड अंग्रेजों को देना शुरू किया। अपने दोनों पुत्रों को अंग्रेजों के पास में बंधक भी बनाया। टीपू ने कुर्ग के राजा जो था, बहुत इंपॉर्टेंट कुर्ग था जो उसके अधीन था, उसकी स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। कालांतर में कुर्ग शासक ने अंग्रेजों की सत्ता स्वीकार कर ली। तो एक प्रकार से हम देखते हैं कि इस युद्ध में पारिवारिक शाही नुकसान हुआ, प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ, भौगोलिक और सामरिक क्षेत्रों का नुकसान हुआ और फ्रांसीसियों के साथ में जो उसका मालाबार और डिंडीगल के तट से जो व्यापार होता था उस व्यापार को भी उसने कर लिया। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के अगर हम परिणामों की बात करें तो टीपू सुल्तान की शक्ति को बहुत बड़ा आघात लगा और जिस तेजी से टीपू सुल्तान ने गद्दी प्राप्ति, साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश की थी वो हुआ। मैसूर राज्य की सुरक्षा व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। एक तरीके से मैसूर राज्य जो है वो आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा कमजोर हो गया। साथ ही साथ दूसरी तरफ देखें तो कॉर्नवालिस जिस प्रतिष्ठा और शक्ति को वृद्धि करने में महत्वाकांक्षी था उसको करने में वह सफल हो गया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि का अगर हम विश्लेषण करें तो कुछ समय के लिए जो है शांति अवश्य स्पष्ट स्थापित हो गई, लेकिन ये निश्चित था कि निकट भविष्य में युद्ध जरूर होगा क्योंकि टीपू के दोनों पुत्र बंधक थे और 30 लाख पाउंड टीपू पूरा पैसा दे पाएगा या ना दे पाएगा ये भी एक गर्त में था। शीघ्र टीपू की ने अपनी प्रजा का बदलने के लिए सैनिक तैयारियां शुरू करी और परिणाम स्वरूप 1799 में दोनों पक्षों में फिर युद्ध हुआ जो कि चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कहलाता है और इस समय में गवर्नर जनरल परिवर्तित हो गए थे। अब हम एक प्रकार से ये अगर इस पूरी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो हमको बिल्कुल सामने ये स्थिति आ जाती है कि टीपू सुल्तान किस प्रकार से युद्ध लड़ता हुआ जो है साम्राज्य को खो देता है, लेकिन फिर आत्मविश्वास नहीं खोता है। टीपू ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। टीपू ने फिर भी अपने सैन्य शक्ति में वृद्धि की और विदेशी शक्तियों से सहायता प्राप्त करी। उसने विदेशी शक्तियों में काबुल, टर्की, अरब, मॉरिशियस, फ्रांस आदि से वो उन्हें विदेशी दूत भेजे, वहाँ से आर्थिक और सैनिक सांठगांठ बनाई। फ्रांसीसियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए, फ्रांसीसी तरीकों से अपनी सैनिक शक्ति को उजागर किया और अनेक फ्रांसीसी सैनिक टीपू की सहायता के लिए टीपू के पास पहुंच गए। यूरोपियन ढंग से अपनी सेना को जो उसने तैयार किया। नेपोलियन की जो बढ़ती हुई शक्ति थी, ऐसा भी माना जाता है कि नेपोलियन के पास में भी उन्होंने अपना जो है संदेश भेजा था, क्योंकि इस समय नेपोलियन की हम देखते हैं 1789 के बाद में नेपोलियन की शक्ति में विस्तार हो गया था और यूरोप में इंग्लैंड को चुनौती मिली जा रही थी। फ्रांसीसी अधिकारियों का जो ट्रेनिंग देते थे, प्रशिक्षण देते थे और जो आर्थिक मदद देते थे और जो यूरोप से दूसरे देशों से संपर्क जोड़ते थे टीपू ने उनका सार्वजनिक रूप से सम्मान किया और उनको इस तरीके संदेश दे दिया कि टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों का बहुत अच्छा मददगार है। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें अब हम, सहायक संधि 1798 में भारत में आए और उन्होंने सहायक संधि करी और अनेक जो है उसको राजाओं को उन्होंने सहायक संधि में ले लिया। फरवरी 1799 में जनरल हैरिस के नेतृत्व में टीपू के विरुद्ध सेना लॉर्ड वेलेस्ली ने भेजी। थोड़े देर में खुद भी निजाम और मराठों को अलग करके उनको ये कह के कि अगर टीपू का पूरा साम्राज्य जो टीपू ने अभी जोड़ा है, फ्रांसीसी तरीके से सैनिक पद्धति दी है और जो बारूद का नया उसने बनाया है और विदेशी हथियार उसने रखे हैं उन सब, और जो तोपखाना उसने रखा है उन सब का हम निजाम और मराठों के बीच में बंटवारा कर देंगे, अंग्रेज कुछ भी नहीं लेंगे। ये प्रलोभन देकर 1 अप्रैल 1799 को अंग्रेजी सेनाओं ने टीपू पर जबरदस्त तरीके से आक्रमण कर दिया। टीपू ने विवश होकर जो है संधि की वार्ता प्रारंभ की, लेकिन असफल रही और अंग्रेजों ने बहुत अपमानजनक शर्तें रखी। अतः टीपू वापस पुनः अपने दुर्ग में आ गया और चारों तरफ से उसको श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में घेर लिया गया। 4 मई 1799 को 3 महीने के जबरदस्त संघर्ष के बाद में टीपू जो है वीर गति को प्राप्त हुआ। मैसूर राज्य, इसका परिणाम सीधा सा देखें तो हम मैसूर राज्य के अधिकांश भाग पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस युद्ध के बाद कोयम्बटूर, श्रीरंगपट्टनम, कन्नड़, बधारापुरम आदि अंग्रेज को प्राप्त हो गए। गुटी, कोल्ड, चित्तल के दुर्ग निजाम को प्राप्त हो गए और उत्तर जो है महाराष्ट्र के पास के भाग वो मराठों को प्राप्त हो गए। अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो फ्रांस ने चूंकि टीपू सुल्तान की मदद की थी, इसलिए फ्रांसीसियों का प्रभाव भी समाप्त हो गया। मैसूर का शेष भाग मैसूर के प्राचीन हिंदू शाही वंश के एक राजकुमार कृष्णराव को दे दिया गया। लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर जो वेलेस्ली थे जिसकी सहायक संधि मंसूर थी, मैसूर के राजा कृष्णराव के साथ सहायक संधि कर ली। मैसूर राज्य की रक्षा करने का कार्य अंग्रेजी सैनिकों की जिम्मेदारी हुई। और एक सेना मैसूर राज्य में रहेगी, उसके बदले में 7 लाख जो है पैगोडा वार्षिक कंपनी दिया जाएगी। अब अगर हम असफलता के कारण देखें टीपू का, तो थोड़ा सा राजनीतिक दूरदर्शिता की टीपू में कमी थी। हमेशा सैनिक आक्रमण की तरफ से या सैनिक में कुशलता लाके या सैनिक तैयारी करके वे युद्ध जीतना चाहते थे। घुड़सवार सेना की हमेशा टीपू ने जो है एक तरीके से कहना चाहिए उपेक्षा की, जबकि किलेबंदी और इस तरीके के क्या किले पे चढ़ने में या पहाड़ी क्षेत्रों में आक्रमण करने में घुड़सवार सेना बहुत लेती है। टीपू सुल्तान की असफलता एक कारण ये भी था कि उसने आक्रमण नीति को अपनाने की बजाय हमेशा रक्षात्मक नीति अपनाई और अंग्रेजों की चाल चक्र में फंस गया। फ्रांसीसियों से आवश्यकता से अधिक निर्भर हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वह फ्रांसीसियों के अधिक रहा। स्वयं टीपू का ऐसा माना जाता है कि बहुत अहंकारी रहा और उसको उधर रहा। और दूसरा, निजाम और मराठा के बार समझौते करने के बाद भी उन्होंने विश्वासघात की भूमिका निभाई, इसलिए टीपू को पराजय का सामना करना पड़ा। यद्यपि एक व्यक्ति के रूप में, एक कुशल सेनापति के रूप में, एक वीर योद्धा के रूप में, एक नवीन तकनीकी समावेश के रूप में, एक धर्म सहिष्णु के रूप में हम उसको बहुत, और अंग्रेजों को मार भगाने के लिए एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हम टीपू सुल्तान को बहुत याद करते हैं। लेकिन चारों आंग्ल मैसूर युद्ध में अंततः चौथे युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली को सफलता मिली और 1799 में मैसूर जो है पूर्णतः समाप्त हो गया। धन्यवाद।